फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे किया हर्ट्ज ने? हर्ट्ज ने कहा कि जैसे ही एमीटर पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर सामने कलेक्टर पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और अगर नहीं भी है, सामने इनको पॉजिटिव नहीं भी मिल रहा, तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और यहां इकट्ठे हो जाते हैं इस एमीटर के चारों तरफ, एमीटर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बादल सा बना करके इलेक्ट्रॉन्स का यहां इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, अब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था क्या, कि जब कलेक्टर का पोटेंशियल जीरो है, जब कलेक्टर का पोटेंशियल जीरो है तब भी कुछ ना कुछ करंट आ रही है। इसको ये कहा गया क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से अमिट हो रहे हैं एमीटर से, उन सारे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, काफी तगड़ी काइनेटिक एनर्जी है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उन्हें कलेक्टर के अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कलेक्टर पर पहुंच जा रहे हैं ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। यहां से निकले और इतनी तेजी के साथ निकले कि वो कलेक्टर तक पहुंच गए। हाँ, सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि जब यहाँ सूटेबल फ्रीक्वेंसी की एक जैसी लाइट आ रही है, तो फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। हाँ, वो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन है अभी। तो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एटम्स ने, और एटम में से कुछ एटम्स ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहां से, लेकिन उन सारे ही इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। चंद इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफी है, इट इज लार्ज एनफ टू रीच कलेक्टर विदाउट एनी अट्रैक्शन। तो जब कलेक्टर का पोटेंशियल जीरो है विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे हैं, एंड दोज इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी वाली करंट? जो यहां आ रही है, ये वाली करंट, ये वाली करंट, ये करंट। वॉट एवर बी द इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी अगर लार्ज है, तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बिना अट्रैक्शन के भी कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर के लिए ज्यादा करंट मिलेगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, जो कलेक्टर पर, जो एमिटर पर इंसिडेंट हो रही है, तो कम इलेक्ट्रॉन ही एमिट होंगे और कम ही इलेक्ट्रॉन बिना किसी अट्रैक्शन के कलेक्टर पर पहुंच पाएंगे। तो सीधी बात है, जीरो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर के लिए करंट भी आपकी कम होगी। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहां इस एमिटर के आसपास क्लाउड की फॉर्मेशन में इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप एमीटर से कलेक्टर पर जा सके। अब आपने कलेक्टर का हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें लार्ज एनफ थी काइनेटिक एनर्जी, वो तो पहले भी पहुंच रहे थे, अब भी पहुंचेंगे। लेकिन जब यहां आपको सामने पोटेंशियल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, उनमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचकर रुक गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच करके, मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज होती रहती है आपस में टकरा के भी उनकी। तो जब आपने यहां पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो हल्का सा सहारा मिल गया उन इलेक्ट्रॉन्स को भी जो अपने आप कलेक्टर पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे कलेक्टर पर, तो क्या हुआ? तो फिर आपको दिखाई दिया करंट का इंक्रीज। आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट का इंक्रीज, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट का इंक्रीज। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप कलेक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ये जो इकट्ठे हो गए इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बना लिया, उस क्लाउड में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर पहुंचने शुरू कर देते हैं, एंड हेंस यू फील, यू ऑब्जर्व अ इंक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे,
एक टाइम ऐसा हुआ कि ये जहां जो क्लाउड बना हुआ था वो क्लाउड बन ही नहीं पा रहा, हल्का सा भी इलेक्ट्रॉन बस जो निकल कर आया, जिसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है, जो बस एमिट हो गया, वो भी इस पॉजिटिव कलेक्टर के अट्रैक्शन से पहुंच गया। यहां कोई इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं रहा। एक सेकंड में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो वो 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन ही कलेक्टर पर पहुंचने लगे। अब आप कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दो तो क्या होगा? अरे भाई यहां तो है ही नहीं कोई, आ गए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए। एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे, 1000 यहां पहुंच गए, तो आपने और पॉजिटिव कर दिया। जब यहाँ है ही 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे, तो और ज्यादा कैसे बढ़ेंगे? तो फिर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलती सैचुरेट करंट। ठीक है, कलेक्टर के जीरो पोटेंशियल पर करंट हल्की सी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ड्यू टू few electrons which do not require any positive attraction, any electric field to support. They have their own sufficient kinetic energy to reach from emitter to collector. As you increase the potential of collector, positive potential of collector, more and more electrons start reaching collector, and hence you observe increase in current. At a certain positive potential of collector, all the electrons emitted per second from the emitter reach collector. There is no further increase in number of electrons reaching per second in collector, and hence there is no increase in current. You get the saturated photoelectric current. Now what happens when you increase the intensity? When you increase, see here, for the same positive potential of collector, when you incident a increased intensity of light, the saturated current is increased. Means larger the intensity of light incident, larger the number of electrons emitted per second, larger the number of electrons emitted per second, and hence larger the electrons reach collector, and hence now the saturated current increases. अगर आपने इंटेंसिटी I1, if I2 is twice I1, then saturated current is twice current. It is represented by this graph. ये इंटेंसिटी है I1, ये सपोज ये इंटेंसिटी है I1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट है, करंट को भी I लिखते हैं, मैं इंटेंसिटी को CD लिख दूं, कैंडेला लिख दूं या लक्स लिख दूं। फिर आपने करंट इंटेंसिटी यहां से डबल कर दी, तो सैचुरेटेड करंट कितनी हो जाएगी? अपने आप डबल हो जाएगी। लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में, करेक्ट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। जीरो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट टू रीच फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, दे हैव सफिशिएंट लार्ज काइनेटिक एनर्जी। अब आपने कलेक्टर का पोटेंशियल कर दिया निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, तो निगेटिव से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन अपने आप बिना किसी पॉजिटिव सपोर्ट के पहुंच रहे थे, उनको भी अब एक अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया, तो उनको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंच पाएंगे भाई। बिना बिना किसी सपोर्ट के यहां पहुंच रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, लेकिन अब आपने एक अपोजिशन क्रिएट कर दिया उनके रास्ते में, तो उन 10 में से भी कुछ जिनकी एनर्जी जरा सी कम रही होगी वो रुक जाएंगे, लेकिन जिनकी एनर्जी अभी भी काफी लार्ज है, जो इस अपोजिशन को तोड़ सकें, वो अब भी पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा? करंट विल रिड्यूस। और जैसे जैसे आप इस कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे 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 लगातार यहां कलेक्टर पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो गया कि इवन द इलेक्ट्रॉन विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एबल टू रीच कलेक्टर। जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे तेज थी वो भी नहीं पहुंच पा रहा, और फिर क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो गई। कलेक्टर के जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ये काम हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस हो जाए, वहां उस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं
तो 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, लेकिन उन 1000 में से कुछ की एनर्जी तो इतनी है, इतनी कम है कि बस वो एमिट होकर के यहीं रुक गए। कुछ की एनर्जी काफी ज्यादा है। क्यों है वो डिफरेंस एनर्जी का, क्यों है डिफरेंस एनर्जी का, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये चीजें तो थी जो उस टाइम के साइंटिस्ट को परेशान कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एनीवे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। उसके बाद क्या अगला ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे यहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ग्रीन कलर के बजाय ब्लू कलर ले लिया, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पता ये चला कि अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर आ गया, जबकि मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट सेम है, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द काइंड ऑफ लाइट सेम। एक बार ग्रीन से करा, एक बार ब्लू से करा, दोनों की इंटेंसिटी सेम रखी तो मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट तो सेम बनती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्लू के लिए ज्यादा आ रहा है और ग्रीन के लिए कम आ रहा है। और ये वाले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है और फ्रीक्वेंसी, यहां देखिए ध्यान से, ये वाला जो ग्राफ हमारा बना हुआ है, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। इस कलेक्टर का एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, निगेटिव पर यहां नेगेटिव पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां से आपने फ्रीक्वेंसी उठाई और स्टॉपिंग पोटेंशियल उठाए, तो आपको एक और ग्राफ मिला, ये वाला ग्राफ मिल गया। मतलब ये येलो कलर की लाइट पर कम छोटा सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। ग्रीन कलर की लाइट पर आपको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ब्लू कलर की लाइट आपने इंसिडेंट करी तो और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन आई, लेकिन ये किसी भी सरफेस के लिए ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। ये एक मेटल के लिए बनाई, ये दूसरे मेटल के लिए बनाई, तीसरे मेटल के लिए, 1000 सरफेस के लिए बनाई, सबके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल लाइंस आ रही थी, लेकिन कोई भी लाइन ऐसी नहीं थी जो ओरिजिन से शुरू हो रही है। तो मैं कह के चल रहा हूं कि यहां हमारी ब्लू कलर है, यहां हमारा ग्रीन कलर है, यहां हमारा येलो कलर है, यहां हमारा और छोटा कलर हो गया, कम कलर हो गया। तो पता ये लगा कि मेटल वन, सपोज मैं इसको जिंक कह रहा हूं, जिंक के लिए एक सर्टेन छोटी फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऐसी जरूर है कि उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने जिंक पर इंसिडेंट कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं। करंट को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि करंट है ही नहीं, करंट आ ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन यहां से हो ही नहीं रहा। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी आप लाइट की इंसिडेंट करा लें, यहां फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा। बड़ा एब्सर्ड ये ऑब्जर्वेशन था, मुश्किल था इसको समझ पाना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कब? जब किसी सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट हो। इस पूरे फिनोमिनन में क्या कहा गया, कैसे एमिट हो रही लाइट, कि जो लाइट है वो अपने साथ एनर्जी लाती है। ये लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी लाती है। इस एनर्जी को एटम कोई भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में एटम ने इतनी एनर्जी गेन कर ली कि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जा सके। एटम ने नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन कर लिया। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है। लाइट इज ए काइंड ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में चलती है, सब जानते हैं अच्छी तरह से, वेव की फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनमें एनर्जी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन। और आप सब अच्छी तरह केमिस्ट्री में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो अपने बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा मिल जाए, तो निकल कर बाहर चला जाएगा। सिंपल फिनोमिनन था ये, सिंपल फिनोमिनन था, लेकिन इसमें कई ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे जो समझ नहीं आ रहे थे किसी को भी। पहला ऑब्जर्वेशन था कि जिंक प्लेट से रेड कलर की लाइट से एमिशन क्यों नहीं हो रहा, उसमें भी तो एनर्जी है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, एनफ नहीं है, देर से हो जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले भाई। गर्मी की धूप है, धूप में निकलते ही आपको गर्मी लगेगी। जाड़ों की धूप है, 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद फील होगा ना कि गर्मी है इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी तो आज भी है।
थोड़ी कम है। तो इलेक्ट्रॉन या एटम थोड़ा समय ले ले उसे एनर्जी को गेन करने में, और फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। लेकिन एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा था। और ये हर सरफेस के लिए था, सिर्फ मेटल्स के लिए ही नहीं बल्कि हर सरफेस के लिए है ये। और डिफरेंट था सबके लिए। जिंक के लिए कुछ और था। पता लगा जिंक जो है ग्रीन कलर की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, लेकिन निकल नहीं कर रहा उसी लाइट से। अब क्या मुसीबत आई भाई, भाई ग्रीन कलर में लाइट एनर्जी तो है ही, क्या निकल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बड़े वीआईपी हो गए, इन्हें बहुत कुछ ज्यादा चाहिए इन्हें क्या? इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि निकल का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इतना ज्यादा थोड़ी ना है भी। जिंक में, जिंक और निकल कहाँ है बराबर? मेटल में ही तो है दोनों, पीरियोडिक टेबल में दोनों ही मेटल में है। तो कितना एनर्जी का जरा मरा सा डिफरेंस होगा, चलो थोड़ा टाइम लग जाए उस एनर्जी तक पहुंचने में, उस एनर्जी को गेन करने में, लेकिन हो ही नहीं रहा, वो तो हो ही नहीं रहा, वो तो हो ही नहीं रहा। घंटों लगे रहो, कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट कर लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन था, वो समझ नहीं आ रहा था, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एकदम इंस्टेंटेनियस है ये। मतलब लाइट आपने इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया तुरंत। इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, कोई लैग ही नहीं है, टाइम नहीं लेते। जबकि कुछ टाइम तो लेना चाहिए ना। पीछे से एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी का सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करे एटम, तब इलेक्ट्रॉन को एमिट करे। लेकिन ये तो काम या तो इंटेंस इंस्टेंटली हो रहा है या हो ही नहीं रहा। या तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटली हो रहा है एकदम विदाउट एनी लैग। 10⁻⁸ सेकंड से भी कम का लैग है। 10⁻⁸ सेकंड तो कुछ भी नहीं होता। इतना तो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में, स्पीड ऑफ लाइट। तो या तो इंस्टेंटली हो रहा है या हो ही नहीं रहा। तो इंस्टेंटली क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आया। वेव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो टाइम लगना चाहिए, थोड़ा सा तो टाइम लगना चाहिए। आपने चाय बनाने के लिए पानी रख दिया, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत रखते ही गैस पे उबाल आ जाएगा, चाहे कितनी भी तेज कर लो आप। आपने हल्का रखा है तो 5 मिनट लगेंगे उबाल आने में, आपने तेज करके रख दिया 2 मिनट लगेंगे, भट्टी पे रख दिया तो कुछ सेकंड तो लगेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में। अच्छा, तो एनीवे नॉर्मल कंडीशन में अगर पानी आप बॉइलिंग कर रहे हैं, कितना भी तेज है उसके नीचे आप हीट लगा दो, कुछ तो टाइम लगेगा ना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो वेव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो लैग होना चाहिए। इतना टाइम तो बीच में गैप होना चाहिए जितने टाइम में एटम ने सफिशिएंट लार्ज एनर्जी गेन करी है। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, या तो होता है या तो तुरंत होता है या नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक समझ नहीं आई बात। दूसरी बात, आपके सिलेबस में नहीं है फोटोमेट्री। द एनर्जी कैरिड बाय दिस लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। आप फील कर सकते हैं भाई, इस टाइम धूप हल्की है तो आपको गर्माहट कम लगेगी इसमें। यही मई जून की धूप हो, तेज धूप हो, तो क्या होगा, बहुत तेज गर्मी लगती है। क्यों? इट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा एनर्जी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। समझो आप ध्यान से कि मैंने यहां हल्की सी लाइट इंसिडेंट करी, पता चला -2 वोल्ट पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक गई। अब यह तकड़ी वही लाइट लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करा दूं, ये स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करा दूं, तो स्ट्रॉन्ग लाइट में तो ज्यादा एनर्जी होगी ना। उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, और उन ज्यादा लार्जर काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कलेक्टर का पोटेंशियल भी मुझे ज्यादा निगेटिव करना चाहिए।
होना चाहिए ऐसा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। वेव कंसेप्ट है, वेव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एमिशन इंसिडेंस ऑफ लाइट है वो कंटिन्यूअस है। हम वेव पिक्चर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे सोच रहे हो, मैं अभी वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, कि ये आपका एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, समझ रहे हो। अब जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड लार्जर द इंटेंसिटी लार्जर द एनर्जी इट कैरी। तो अब क्या हुआ देखो, एक हल्की इंटेंसिटी वाली लाइट है तो ये है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, निकल गया एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ में। फिर क्या हुआ कि यही लाइट इंसिडेंट करी आपने लार्ज इंटेंसिटी की, लार्ज इंटेंसिटी के मीनिंग लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, लार्ज एम्पलीट्यूड। अब ये इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली तो इसको तो ज्यादा एनर्जी मिल गई ना, इसका जो एमिशन है वो काइनेटिक एनर्जी 2 मस्ट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 1। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो लाइट की उतना ही बड़ा उसका एम्पलीट्यूड होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसे एब्जॉर्ब करेगा तो इसको भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपने बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो वो लार्जर एम्पलीट्यूड वाली वेव अब इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड है ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वहीं बना रहता है, चेंज नहीं आता। हाँ, मैक्सिमम सैचुरेट करंट तो बढ़ जाती है, जो आप कह रहे हो कि जब ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां तक तो बात समझ आ रही, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी तो ज्यादा होगी ना, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं हो रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंड नहीं कर रहा। और तीसरी बात जो समझ नहीं आ रही थी वो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हर मेटल के लिए, हर सरफेस के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस है ही क्यों, क्यों ऐसा है कि जिंक रेड कलर की लाइट के लिए बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता, और ग्रीन कलर की हल्की सी लाइट हो तो इलेक्ट्रॉन कर देगा, और रेड कलर की चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो नहीं करेगा एमिट। तो ऐसा क्यों है? रेड कलर की लाइट से जिंक की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा। ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कंफ्यूजिंग थे उस टाइम में, कि रेड कलर में क्या बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा जिंक प्लेट से। अरे नहीं, एमिट अगर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो शो होगी कहीं ना कहीं। अगर एमिट हुआ तो ठीक है, अपने आप नहीं पहुंच पा रहा, हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देंगे। आप समझिए ध्यान से, फिर से समझिए ध्यान से, फिर से समझिए आप, कि रेड कलर की लाइट जब जिंक पर इंसिडेंट की है, रेड कलर की लाइट वेव नेचर पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आपकी जिंक की सरफेस है, ये जिंक सरफेस है, इस जिंक सरफेस पर हल्की सी ग्रीन लाइट भी आपने इंसिडेंट करी, इसने इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा दिया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। लेकिन आप इस जिंक प्लेट पर बहुत स्ट्रांग ढेर सारी रेड कलर की लाइट आप इंसिडेंट करते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है यहां से। तो ये बड़ी समस्या की बात थी कि क्या इस रेड कलर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जबकि जिंक के अलावा दूसरा मेटल, एक मेटल है कैडमियम,
कैडमियम नहीं, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और नीचे बिल्कुल बॉटम पर है, कौन सा? फ्रांसियम। फ्रांसियम जो फर्स्ट, इवन फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है, सोडियम, जो सोडियम है फर्स्ट ग्रुप का मेटल, सोडियम की जो सरफेस थी, सोडियम की सरफेस, ये सोडियम इतना सीधा बच्चा कि रेड कलर क्या, ये तो इंफ्रारेड, जो रेड कलर से भी नीचे की एनर्जी होती है उससे भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। अब इस पे कहां से आ गई जी एनर्जी? जिंक ने तो कहा कि मैं रेड कलर से भी, मैं तो एमिट नहीं करूं एक भी इलेक्ट्रॉन रेड। सोडियम ने कहा कोई बात नहीं, रेड है कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं एमिट कर दूंगा इलेक्ट्रॉन। तो इसने इस वाले इसके इलेक्ट्रॉन ने तो वो एनर्जी ले ली। अरे भाई एक बात तो सुनो, जिंक है ठीक है, मैं आपने कहा कि उसके आउटर मोस्ट शेल पर ज्यादा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगा लो, कोई एनर्जी की कमी थोड़ी ना पीछे से। हाँ, टाइम पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, ये तो सारी प्रॉब्लम थी कि एक ही वेव किसी दूसरी सरफेस के साथ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दे रही, लेकिन बाकी के साथ में नहीं दे रही, वो थोड़ा टाइम लगा ले एनर्जी गेन करने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहे थे वेव पिक्चर पर, ये सारे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, और सब इसमें परेशान थे, सब परेशान थे। उसके बाद आइंस्टीन ने एक छोटा सा बात बताई और वो सारी की सारी बातें एक साथ क्लियर हो गई। आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया तो उससे पहले ही मैक्सवेल प्लैंक की फोटोन थ्योरी स्टैब्लिश हो चुकी थी। प्लैंक ने ये बात साबित कर दी थी कि लाइट का जब भी एमिशन होता है किसी सोर्स से, हम जैसा उसे कंटिन्यूअस समझते हैं ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटरमिटेंट है, रुक रुक कर है, रुक रुक कर है। हालांकि उसके एमिशन में और रुक ना होने में के बीच में इतना कम टाइम गैप होता है कि हम उसको फील नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते उसे किसी भी तरह से। लेकिन कितना भी बड़ा सोर्स हो, इवन सन या इससे भी बड़े जो स्टार्स हैं, ये कंटिन्यूअस लाइट नहीं निकाल रहे अपने अंदर से, ये रुक रुक कर लाइट निकाल रहे हैं, इंटरमीडिएट लाइट निकाल रहे हैं। और हर है तो वेव फॉर्म में ही, ध्यान देखो देखो कंटिन्यूअस में और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। ये आपका एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट निकल रही है, ये रही, ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एमिशन हो गया ये। लेकिन मैक्सवेल ने कहा चाहे सूरज या इससे ही बड़ा कोई स्टार हो, उसमें से वेव निकलती है रुक जाती है, 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 वेव निकलती है रुक जाती है। लेकिन इन वेव्स के बीच में निकलने और ना निकलने के बीच में इतना कम डिफरेंस है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्लस इवन स्मॉलेस्ट सोर्स, मोमबत्ती की जो लॉ भी है, तो उसमें से भी ये एक टाइम पर एक वेव नहीं निकल रही होगी, हजारों लाखों निकल रहे होंगे एक साथ। और इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, उन्होंने कहा भाई देखो, एनर्जी लेवल्स हैं किसी भी एटम के अंदर, ग्राउंड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, वो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं। और स्टेबल एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ सब जगह स्टेबल है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी? ताकि वो अपने स्टेबल एनर्जी लेवल को छोड़कर कहां जा सके, किसी हायर एनर्जी लेवल पर जा सके। आपने इसे एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल पर यहां पहुंच गया, जंप कर गया है, लेकिन वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। जब तक नीचे का कोई शेल, कोई ऑर्बिट खाली है, ऑर्बिटल खाली है, तब तक ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसे लौटना पड़ता है। और जब ये लौटता है अपने वापस अपनी जगह पर, तब ये अपने अंदर से एमिट करता है लाइट का। जब ये अपने अंदर से एमिट कर रहा है लाइट को, तो क्या ये कंटिन्यूअस हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार अपने ओरिजिनल एनर्जी स्टेट पर आ गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को वापस जाने में कुछ टाइम लगेगा, एनर्जी गेन करने में, फिर अपने अंदर से निकालेगा ये। लेकिन एक छोटे से सोर्स में भी ऐसे कितने एटम है, करोड़ों अरबों खरबों एटम है, सब इंडिजीनियसली अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें इस के बीच का गैप कभी भी फील नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करते हैं, फोटोन लाइट एमिट होती है, ये पैकेट्स के फॉर्म में रुक रुक कर है ये। और उन्होंने इस एक पैकेट को, भाई ये वेव है तो इसमें एनर्जी भी है, उन्होंने इसे क्या कहा? फोटोन। कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में ना एमिट होकर के किस फॉर्म में है ये लाइट का जो एमिशन है किसी भी सोर्स से, फोटोन्स की फॉर्म में है। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इस एक फोटोन की जो एनर्जी है ये एच न्यू है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी थी पहले, ये बात पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, सबने मान लिया था कि हाँ मैक्सवेल ठीक कह रहे हैं, और एनर्जी का एमिशन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, इंटरमीडिएट होता है, रुक रुक कर होता है, फोटोन्स की फॉर्म में होता है। और एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू के इक्वल है। बस सिर्फ एक छोटी सी बात कही आइंस्टीन ने, उन्होंने कहा कि ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पर पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। देखो यही तो नेचर है, दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनन्स ऐसे हैं जो एक बहुत पक्के, बढ़िया पक्का प्रूफ है, सबूत है एक पक्का, दैट लाइट इज अ वेव। ये बिल्कुल पक्का सबूत है। इंटरफेरेंस होगा ही तब जब वेव नेचर होगा, पार्टिकल नेचर में कभी इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। हम पढ़ेंगे इसे आगे, इंटरफेरेंस क्या होता है। पक्का सबूत है वो अपने आप में, किस बात का? कि लाइट एक वेव है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि वेव होते हुए भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पर पार्टिकल का बिहेव करने लगता है। दैट्स व्हाई वी से डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कभी तो वेव है और कभी लाइट पार्टिकल है, डुअल नेचर है लाइट का। बस मैक्सवेल के आगे उन्होंने सिर्फ ये जोड़ दिया कि मैक्सवेल ने जो बताया है फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, इट इज पैकेट ऑफ एनर्जी, उसका अपना रेस्ट मास कुछ भी नहीं है, उसका अपना रेस्ट एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, रोक दो तो खत्म। लेकिन जब तक ये चल रहा है इसका मास भी है, इसमें मोमेंटम भी है, और ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। और पार्टिकल की तरह बिहेव करते ही सारे के सारे फिनोमिनन एक साथ क्लियर हो गए, सारे फिनोमिनन एक साथ क्लियर हो गए। क्या कहा उन्होंने? सब चीजें एक साथ क्लियर हो गई। उन्होंने कहा कि कोई भी सरफेस अगर है, ये एक मेटल, ये एक मेटल, और मेटल का जो कंस्ट्रक्शन है, मेटल का कंस्ट्रक्शन मेनली क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मैं हल्का हल्का बना रहा हूं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं सारे ये, और इनके बीच में क्या है? बिल्कुल ऐसे जैसे रसगुल्लों के बीच में चाशनी होती है, ये तो रसगुल्ले हैं, और इनके बीच में बिल्कुल जैसे रसगुल्ले चाशनी में डूबे होते हैं, ये कर्नल, पॉजिटिव कर्नल, दे आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ, इन द ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन द ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज फ्री, इट इज फ्री, इट इज एट द सरफेस, but it do not have sufficient energy to leave the attraction of positive kernels behind it. फ्री तो है, ये घूम तो सकता है इसके अंदर, छोड़ के नहीं जा पाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है इसके अंदर कि इन पॉजिटिव आयंस के अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर निकल जाए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। अब उन्होंने कहा कि जैसे ही एक फोटोन इस पर आता है,
तो ये फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। एक टाइम पर एक फोटोन का इंटरेक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन से होगा। जैसे पार्टिकल पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं आपके, दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल रखे हुए, लेकिन अगर ये इसकी तरफ चल रहा है तो एक टाइम में केवल इसी से तो इंटरेक्शन करेगा ये। हाँ, ये हो सकता है ये पार्टिकल फिर बाकियों से इंटरेक्शन कर जाए। तो ये क्या है, ये फोटोन, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। एक टाइम पर एक फोटोन का इंटरेक्शन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ ये, ठीक है। और कैसा इंटरेक्शन होता है ये इंटरेक्शन ऐसा होता है कि फोटोन को इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से, फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। सारी की सारी एनर्जी जो भी फोटोन में थी, कितनी एनर्जी थी, एच न्यू, ये सारी की सारी एनर्जी किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पीछे के अट्रैक्शंस तोड़ने के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। डिपेंड करता है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिपेंड करता है कि इस पूरे मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये निकिल के एटम्स हैं, निकिल के कर्नेल्स हैं, तो इन इन निकिल आयंस का अपने साथ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आराम से नहीं छोड़ने वाले ये। यानी निकिल की सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिंक की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि जिंक के आयंस का पॉजिटिव अट्रैक्शन इस पर कम है। इसी तरह सोडियम है, तो सोडियम के बहुत कम है, वहां सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो चाहिए जरूर। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी है जिसे लेकर ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। और अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी नहीं है जिसे लेकर इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। सवाल यह हुआ कि पीछे और भी तो फोटोन आ रहे हैं, जब तक कोई और फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तब तक पहले वाले फोटोन की एनर्जी जो इसने गेन करी वो किसी दूसरे फिनोमिनन में खत्म हो चुकी होगी। समझ रहे हो बात को? एक फोटोन ने एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, अगर इस फोटोन में थी एनर्जी इतनी कि ये एमिट कर सके तो एमिट कर देगा, और अगर इसमें इतनी एनर्जी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सके, तो पीछे वाले फोटोन की एनर्जी मिलने तक इसने जो भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी एक फोटोन से, ये एनर्जी कहीं दूसरी जगह लॉस्ट हो चुकी होगी। सीधी बात यह है, नहीं अपने उसमें ओशन में तो है वो किसी नहीं नहीं नहीं, हायर लेवल लोअर लेवल की यहां बात ही नहीं है, यहां तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो तो एटम्स के बाहर हैं ऑलरेडी, आपस में टकराएंगे। या एक टाइम पर केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, और बहुत सारे इफेक्ट चल रहे हैं, किसी दूसरी जगह वो कंज्यूम हो गई। तो जिंक के इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कम से कम उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी हरे रंग के फोटोन में है, क्योंकि ग्रीन कलर के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर आप दो फोटोन है आपके पास, एक फोटोन है ग्रीन कलर का तो एच न्यू वन, दूसरा फोटोन है आपके पास रेड कलर का एच न्यू टू। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एच न्यू वन इज ग्रेटर देन एच न्यू टू, बिकॉज न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। तो ग्रीन कलर का जो फोटोन है इसमें ज्यादा एनर्जी है, रेड कलर के फोटोन में एनर्जी नहीं है। तो इसलिए जिंक ने क्या कहा, जिंक ने यह कहा कि मैं रेड कलर के फोटोन से मुझे इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही, जिंक के किसी इलेक्ट्रॉन को फोटो रेड कलर के इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही कि वो बाहर निकल सके। और जब तक दूसरा कोई फोटोन आता है तो पहले वाले फोटोन से जो एनर्जी गेन करी वो खत्म हो चुकी होती है। तो क्या होगा, आप कितनी फोटोन इंसिडेंट कर लो रेड कलर के इसके ऊपर, एमिशन नहीं होगा। रेड कलर के दो चार भी अगर आ गए, ब्लू कलर के ग्रीन कलर के दो चार भी अगर आ गए तो तुरंत एमिशन हो जाएगा, तुरंत एमिशन हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है, इस लाइट में ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, वायलेट भी है, अल्ट्रा वायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है। तो एक जो सोर्स है वो केवल एक ही तरह का फोटोन एमिट नहीं करता, हजार तरह के फोटोन एमिट करता है। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो केवल एक ही तरह के फोटोन एमिट करते हैं, जैसे कि आपका लेजर है। अगर आपके पास रेड कलर की लेजर है तो वो प्योर रेड कलर ही एमिट करता है। तब आप उसे कह सकते हैं कि इसमें से जितने भी फोटोन एमिट हो रहे हैं उन सब की एनर्जी सेम है। जिंक से नहीं निकलेगा इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट। लेजर की स्ट्रॉन्ग लाइट अगर आप जिंक के ऊपर इंसिडेंट करा दें तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं देगा वो। और हरे रंग की लाइट, ब्लू कलर की लाइट हल्की सी भी इसके ऊपर इंसिडेंट करा दे निकल जाएगा। क्यों? रीजन कि फोटोन इज अ पार्टिकल, वन टू वन इंटरेक्शन है। एक पार्टिकल का एक टाइम पर एक ही से इंटरेक्शन, एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज उस फोटोन से तो निकल जाएगा, वरना नहीं निकलेगा। हाँ, अब सवाल ये हुआ कि ठीक है आपने जिंक के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट कर दी, तो फिर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। अब क्यों डिफरेंट है? अब इसलिए डिफरेंट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन है जस्ट सरफेस पर, जस्ट एट द सरफेस। मैं दूसरा डायग्राम बना लूं। ये जिंक सरफेस है, ठीक है, पॉजिटिव कर्नेल्स, ये पॉजिटिव कर्नेल्स, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा डार्क बना रहा हूं इस बार आपको क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एट द सरफेस। उन्होंने क्या कहा कि एक ग्रीन कलर का फोटोन आया जिसकी एनर्जी इतनी है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सके, इसने इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर दिया, ठीक है। लेकिन जितने भी पीछे से फोटोन्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे सरफेस पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही इंटरेक्शन करेंगे। कुछ फोटोन ऐसा भी होगा जो सरफेस के अंदर घुस जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। कोई फोटोन ऐसा भी हो सकता है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पहुंच करके इंटरेक्शन करे, इसके बीच में कोई इसका कोई मिला ही नहीं, यहां तक कोई मिला नहीं, इस फोटोन के साथ इंटरेक्शन किया। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को दो तरह से काम करना पड़ेगा। सरफेस तक आने के लिए भी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बाकी एटम्स के कर्नेल्स के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और फिर अगर इसके पास एनर्जी बची सफिशिएंटली लार्ज निकलने के लिए तो निकल भी जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्रीन फोटोन की एनर्जी, और इस इलेक्ट्रॉन को विच इज जस्ट एट द सरफेस, इसे यहां से एमिट होने के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी कुछ, कितनी? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन के साथ देखें, पता लगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो इसे सरफेस आने तक ही चाहिए, और फिर सरफेस से निकलने के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो जब ये सरफेस पर आकर के निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बच जाएगी? केवल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इसमें बचेगी। ये इलेक्ट्रॉन था, इसने सरफेस तक आने में ही 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खत्म कर दी। 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकल गया जस्ट एट द सरफेस, इसमें काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं, निकल तो गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहां से, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम। अनलिमिटेड नहीं है, टू अ सर्टेन मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कितनी होगी? वो मैक्सिमम डिपेंड करता है कि पीछे से आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है। करेक्ट। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब आपने यहां इंसिडेंट कराया
ये तो ग्रीन था, आपने यहां इंसिडेंट करा दिया एक ब्लू कलर का फोटोन, ब्लू कलर का फोटोन जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इसकी एनर्जी तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। अब इसके साथ भी वही होगा क्या कि अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर ले जो कि बिल्कुल सरफेस पर रखा हुआ था, तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस वाले की, क्योंकि 7.5 वोल्ट तो चाहिए, 7.5 वोल्ट चाहिए निकलने के लिए, बची कितनी, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। अगर इसी ब्लू वाले ने यहां वाले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हो सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती चली जाएगी। और यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हो गया। जब ग्रीन लाइट इंसिडेंट करी तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए नेगेटिव। अभी हम इसमें रिलेशन देख लेंगे क्या है। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2.5 वोल्ट थी, उसे रोकने के लिए आपको यहां निगेटिव कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इसे रोकने के लिए आपको यहां 2.5 वोल्ट का निगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी सरफेस पर जब ब्लू लाइट आपने इंसिडेंट कर दी तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़कर कितनी हो गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको कितना, निगेटिव में 4.5 वोल्ट लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली जो आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको लार्जर निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लेकिन हर सरफेस के लिए एक ना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जरूर होगी जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर आपने इंसिडेंट कर दी, मतलब जिंक पर अगर आपने यहां इसी जिंक पर अगर आपने रेड कलर की लाइट इंसिडेंट कर दी, तो भाई रेड कलर की लाइट में 7.5 वोल्ट जो चाहिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ही नहीं। तो कितनी भी तकड़ी रेड लाइट ला लो, कितने भी इंसिडेंट करा लो फोटोन, यहां पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो दे नहीं पा रहा एनर्जी। भाई रेड कलर की लाइट है, उसमें उसकी एनर्जी कुल 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर के इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, मतलब होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उसका, उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो तो एक अलग बात रही, लेकिन निकल कर तो नहीं आ सकता। आप पीछे से कितने भी फोटोन इंसिडेंट कर लीजिए, क्लियर है बात।